आप सभी का स्वागत है। You're watching Legally Speaking and this is हिमाद्री बंसल। Today we're going to do standing order. Standing order ना तो बहुत बड़ा टॉपिक है और ना ही बहुत छोटा, इस वजह से मैं इसकी बेयर एक्ट रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने एक बार तो बेयर एक्ट पढ़ी है, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो you're going to gain some clarity and some understanding from this session we're going to have right here. Okay. These are the notes we are going to refer today, and these notes I made from my own अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेयर एक्ट। ठीक है, तो ये कहीं और से किसी और सोर्स से नहीं बने हुए हैं, बेयर एक्ट से ही बने हुए हैं। लेट्स सी व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इज। सेक्शन 2ZA इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का स्टैंडिंग ऑर्डर को डिफाइन करते हुए ये कहता है कि जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं विच आर रिलेटेड टू द मैटर्स सेट आउट इन फर्स्ट शेड्यूल, उनको हम स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। व्हाट आर द मैटर्स सेट आउट इन फर्स्ट शेड्यूल, एक बार वो आपको दिखा दें क्योंकि ये बार बार आएंगे एंड इनको समझना बहुत जरूरी है। 11 मैटर्स हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, 11 मैटर्स। ठीक है, which are classification of workers, mechanism of informing attendance wage कि भाई attendance कैसे inform होगी, wage rates क्या रहेंगे, work arrangements, shift work arrangements, attendance, late coming, health checkups, leave and holiday condition, कब कब छुट्टी रहेगी, किन किन शर्तों पर आपको छुट्टी मिल सकती है, एंट्री रिक्वायरमेंट, साइन इन कब करना है, साइन आउट कब करना है, नॉन फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक एरियाज, राइट्स एंड लायबिलिटीज, टर्मिनेशन प्रोसीजर्स, किसी को भी डिस्चार्ज करना है या फिर रिट्रेंच करना है तो फिर उसका प्रोसीजर क्या रहेगा और कब कब कर सकते हैं, रूल्स रिलेटिंग टू मिसकॉन्डक्ट, मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीफ एंड एनी अदर मैटर नोटिफाइड। ठीक है, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ये देखो, ये ना सिर्फ सजावट के लिए होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एन इंट्रोडक्शन। तो अगर इसका एक दो पॉइंट भी आपको याद आ जाता है ना पेपर के अंदर, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मेरा मोटिव बस यही है कि अगर मैं 5 चीजें आपको बोलती हूँ तो उसमें से कम 2 तो आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसका है कि डिफाइन कर पाए कि एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स क्या रहेंगी, ताकि क्लैरिटी रहे, फेयरनेस रहे और लॉफुल मैनेजमेंट हो। फटाफट सुन लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देना है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट करना है, इंडस्ट्रियल हार्मनी को फैसिलिटेट करना है, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फिर ये सब हो गया। नाउ लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन। ठीक है भाई, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर 300 या 300 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं या फिर पिछले 12 महीने में करते रहे हैं, तो फिर उसको वो इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन नहीं आएंगे, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस रेगुलेशन, सिविलियन डिफेंस रूल्स एंड इंडियन फ्लाई एस्टैब्लिशमेंट कोड और एनी अदर रूल विच इज नोटिफाइड तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, सेक्शन 29 मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाती है जिसमें कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड अदर मैटर्स को इंक्लूड करती है। अब ये जो मान लीजिए ये एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसी के बेसिस पर जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने लिए तो नहीं, अपनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर ज्यादातर फॉलो होता है। ओके, कमेंसमेंट डेट। अच्छा, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बेयर एक्ट में काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, कमेंसमेंट डेट, जिस तारीख से सेक्शन 29 एप्लीकेबल हुआ है, मान लीजिए कि ये सेक्शन 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल हुआ है, टू द एंड डेट, मतलब जिस तारीख पे एस्टैब्लिशमेंट ने अपना खुद का स्टैंडिंग ऑर्डर मान लीजिए ड्राफ्ट कर लिया, तो मान लीजिए वो तारीख हो गई है 15/1/2020। तो ये जो 14-15 दिनों का गैप है ना, उस गैप में ऐसा तो होगा नहीं कि कोई स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिवेल नहीं करेगा। तो फॉर दिस गैप द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर विल डीम्ड टू बी adopted in that establishment. I hope इस बहुत ही बदसूरत दिखने वाले डायग्राम से आपको कुछ तो समझ आया हो। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है गाइस, there is a reason I typed the documents. Okay, moving forward. Section 30. Now this is an important section. ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, एक सब सेक्शन इसका समझ लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी।
सेक्शन 30 बेसिकली दो तरीके की चीजें बात करता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर्स, ये पहला हिस्सा है इस सेक्शन का। दूसरा प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन, ये दूसरा हिस्सा है इसका। अगर मैं लॉ मेकर होती और मेरे को कभी चांस मिलेगा इसको ड्राफ्ट करने का, तो मैं इसको दो अलग अलग सेक्शन में बांट देती। एक सेक्शन बनाती कि एम्प्लॉयर्स की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक सेक्शन बनाती कि सर्टिफिकेशन कैसे होगा और सर्टिफाइंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज है। बट सिंस वो दिन अभी आया नहीं है एंड आई एम नॉट दैट लकी, आई कैन ओनली टीच, तो हम पढ़ेंगे। सबसेक्शन 1, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को 6 महीने के अंदर अंदर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के ऊपर एक ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। उस ड्राफ्ट के अंदर उसको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर और सेक्शन 29 में जो जो दिया गया है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसी के साथ साथ उसको, पहली बात तो ये, दूसरी बात उसको इस बात का ध्यान रखना है कि उन प्रोविजंस में कुछ भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए इस कोड से, ठीक है। इस कोड के हिसाब से चलना पड़ेगा उसको। सबसेक्शन 2, एम्प्लॉयर को जो स्टैंडिंग ऑर्डर बना रहा है उसको ट्रेड यूनियन और नेगोशिएटिंग यूनियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। ही शैल, आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें शैल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। शैल मतलब मैंडेटरी है, ही हैज टू कंसल्ट, ठीक है। और मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर एंड फॉरवर्ड इट इलेक्ट्रॉनिकली टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। सबसेक्शन 2 भी क्लियर हो गया। सबसेक्शन 3 बोलता है एम्प्लॉयर अडॉप्ट करेगा। अगर एम्प्लॉयर, तो ये तो हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका कि आप अपना मॉडल, आप अपना स्टैंडिंग ऑर्डर जो है खुद ब खुद ड्राफ्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। दिस इज वन वे, ओके। अनदर वे, एन ऑल्टरनेटिव पाथ इज व्हेन the employer decides to adopt the model standing order of the central government। वो चाहता है कि वही स्टैंडिंग ऑर्डर उसकी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में अडॉप्ट हो जाए, तो हम ये मानेंगे कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है इट इज डीम्ड टू बी सर्टिफाइड, वो ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुका है और उसको पूरा का पूरा उसको सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। बस सर्टिफाइंग ऑफिसर को एक इंटीमेशन या फिर एक इंफॉर्मेशन देनी है उसे कि मैंने अपनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अपना लिया है, और उसके ऊपर अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर चाहे और उसकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो एम्प्लॉय को डायरेक्ट करेगा कि आप अपना स्टैंडिंग ऑर्डर उस हिसाब से अमेंड कर लो। सबसेक्शन 3 इज ऑल्सो क्लियर। सबसेक्शन 4 कहता है अगर एम्प्लॉयर अपने बने बनाए स्टैंडिंग ऑर्डर में, ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जो उसको ऑलरेडी मेड है, उसने बना लिया है एंड इट इज सर्टिफाइड ऑल्सो, लेकिन वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहता है, कुछ चेंजेस करना चाहता है, अगर वो ऐसा चाहे तो वो 30 क्लॉज 4 में कर सकता है। 30 क्लॉज 4 में कर सकता है। क्या कह रहा है 30 क्लॉज 4? 30 क्लॉज 4 कह रहा है कि प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड फॉरवर्ड इट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 5 एंड henceforth द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, ध्यान से सुनना, किवाड़ खोल के अपने दिमाग के ध्यान से सुनना। ऑन द रिसीट ऑफ ड्राफ्ट 1 एंड ड्राफ्ट 4, मतलब या तो तुम्हारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर आया है या फिर तुम्हारे पास ड्राफ्ट आया है मॉडिफिकेशन का, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में तुम्हें नोटिस इशू करना है। किसको? सबसे पहले तो ट्रेड यूनियन या नेगोशिएटिंग यूनियन का, किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के, या फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल को। और अगर कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स जो उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ने अपने लिए चुना है, देना ही पड़ेगा। फिर उसको तुम्हें बुलाना पड़ेगा और उनसे उनकी राय पूछनी पड़ेगी। यू हैव टू सीक देयर कमेंट्स आफ्टर रिसीट एंड यू हैव टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिवेल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड यूनियंस और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर, और वो एंड यू हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी to decide whether or not any modification is necessary to render the draft or certifying officer standing order certifiable। नहीं समझ आया? मैं कहना चाह रही हूँ कि you're going to call the trade unions, negotiating unions and negotiating council and you have to give them opportunity of being heard, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप उन्हें देंगे और आप उनकी राय लेंगे कि अगर इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस कैसे किया जाए और कौन कौन से चेंजेस उसमें करने चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। टाइम लिमिट इसकी रहेगी, ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर 60 days एंड ड्राफ्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो 60 days। सबसेक्शन 5 इज ऑल्सो क्लियर। सबसेक्शन 6 बोलता है प्रोविजन, कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइबल होगा
अगर तुमने फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर्स के ऊपर प्रोविजंस बनाए हैं एंड वो कंफॉर्मिटी में है विद द ऑर्डर्स अदरवाइज इन दिस प्रोविजन. ओके. फंक्शन. सर्टिफाइंग ऑफिसर का फंक्शन क्या है, या फिर किसी अपैलेट अथॉरिटी का फंक्शन ये है कि वो एडजुडिकेट करे फेयरनेस का इस्तेमाल करके और रीजनेबलनेस का इस्तेमाल करके. इसके ऊपर हमें केस लॉ भी करेंगे. ठीक है, अभी हम आगे केस लॉ भी करेंगे इसके ऊपर. वाओ, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद केस लॉस. आई थिंक आई शुड सब्सक्राइब. ओके. फाइनल सर्टिफिकेशन एंड डिस्पैच. सर्टिफाइंग ऑफिसर को फॉर्मली सर्टिफाई करना पड़ेगा स्टैंडिंग ऑर्डर को या फिर उसके मॉडिफिकेशन को, एंड ही मस्ट सेंड द ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ सच स्टैंडिंग ऑर्डर टू एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स इनिशिएटिव विद इन 7 days. This CO either means certified order. ठीक है. ओके. मैंडेटरी पर्टिकुलर्स. कोई भी ड्राफ्ट अगर सबमिट हुआ है, चाहे नया हो चाहे मॉडिफाइड हो, उसमें एक स्टेटमेंट तुम्हें देनी पड़ेगी जिसमें तुम डिटेल्स बताओगे वर्कर्स की और उनकी ट्रेड यूनियंस की, नेगोशिएटिंग बॉडीज की. और अगर जॉइंट सबमिशन है, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो सिमिलर नेचर की है और उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर भी सिमिलर ही जाएगा, तो दे आर अलाउड टू सबमिट अ जॉइंट ड्राफ्ट. ओके. क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, इस सेक्शन से पहले, इस कोड से पहले जो स्टैंडिंग ऑर्डर लीगली एग्जिस्ट कर रहा था, इट विल कंटिन्यू टू बी वैलिड एंड डीम टू बी सर्टिफाइड. सेक्शन 31, सबसे बड़ा सेक्शन आपने खत्म कर दिया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब जो भी चलेगा वो गति से चलेगा. ठीक है, क्योंकि ये बाकी बस थोड़ा सा समझने का है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑलरेडी डन. ये कह रहा है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपैलेट अथॉरिटी के पास उतनी ही पावर होंगी जितनी सिविल कोर्ट्स के पास होती है, जैसे कि पावर टू डू, पावर टू रिसीव एविडेंस, पावर टू एडमिनिस्टर ओथ, पावर टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कंपेलिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती. अगर आप इस स्टेज तक आ गए हैं कि आप IRC पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा. ठीक है, ये दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर कोई क्लेरिकल और अरिथमेटिक गलती है सर्टिफाइंग इन द ऑर्डर्स ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है, तो वो करेक्ट की जा सकती है उसके सक्सेसर से इन सच ऑफिसर्स. अपील. सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट अपील. अगर कोई एम्प्लॉयर, कोई ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग काउंसिल या नेगोशिएटिंग यूनियन डिससैटिस्फाइड है बाय द डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर इन सेक्शन 30 clause 5. व्हाट वाज सेक्शन 30 clause 5? द ऑल ऑफ दिस, ये जो मैंने आपको पूरा समझाया था, ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन एंड सच रिप्रेजेंटेशन, एक्सक्यूज मी, 60 days. अगर इन सबसे डिससैटिस्फाइड है तो फिर वो एक अपील फाइल कर सकता है विद इन 60 days ऑफ रिसीट ऑफ दैट ऑर्डर. 60 days के अंदर अंदर आपको उसकी अपील फाइल करनी पड़ेगी. डेट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. सेक्शन 33, अगर कोई अपील फाइल नहीं की गई स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट, तो हम ये मान लेंगे कि वो 30 days के अंदर अंदर they take effect 30 days after the certifying officer send authenticated copies. पहला सिनेरियो तो ये हो गया अगर अपील फाइल नहीं की. दूसरा, अगर अपील फाइल की गई है तो that take effect 7 days after the appellate authority final order is sent. Okay. Maintenance of text. Employer has to maintain the final and certified text including its manner of language ताकि उसमें consistency बनी रहे. ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द ऑब्जेक्टिव हियर. सेक्शन 34 इज फाइलिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. सर्टिफाइंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो सारी कॉपीज ऑफ फाइनली सर्टिफाइड ऑर्डर एक रजिस्टर में रखे या फिर उसको अपलोड करे इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि कोई भी इंसान उसकी कॉपी ले सके बाय अप्लाइंग एंड पेइंग अ फीस. मॉडिफिकेशन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर. सबसे पहला एक पीस पीरियड होता है भाई, कि अगर एक स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई कर दिया है तो 6 months के अंदर अंदर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. ओके, सो इफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर इज जस्ट सर्टिफाइड इन जनवरी, आप उसको जुलाई तक मॉडिफाई नहीं कर सकते. ओके, कूल, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, 6 महीने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है.
कोई भी एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अप्लाई कर सकती है सर्टिफाइंग ऑफिसर को, ताकि स्टैंडिंग ऑर्डर जो है आपको मॉडिफाई हो पाए। एप्लीकेशन में कॉपीज ऑफ प्रपोज मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, एंड अगर मॉडिफिकेशन अग्रीमेंट से हुआ है तो उस अग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अटैच होनी चाहिए, और प्रोसेस अंडर सेक्शन 30 इज टू बी फॉलोड। ठीक है। सेक्शन 36, कोई भी ऐसा ओवरऑल एविडेंस जो ऐड करता है, वेरी करता है या कॉन्ट्राडिक्ट करता है फाइनल स्टैंडिंग ऑर्डर को, तो वो अलाउड नहीं होगा कोर्ट में, नॉट अलाउड इन कोर्ट। वेरी इजी, मूविंग ऑन, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन दिस। सेक्शन 37, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। कल को कोई भी सवाल उठता है अबाउट द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, तो एम्प्लॉयर और एनी वर्कर कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कंसर्न पार्टीज को सुनेगी और उसका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरी। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बीच में या फिर इंक्वायरी के बीच में, जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी 90 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, तो फिर एक मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर में, जहां पर उसको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। ठीक है। वो सब्सिस्टेंस अलाउंस किस रेट तक मिलेगा? फर्स्ट 90 days of such suspension 50% of his wages, and for the remaining period, क्योंकि वो एक्सटेंड होना ही नहीं चाहिए। 90 days इज द टाइम लिमिट, 90 days के अंदर अंदर उसको खत्म हो जाना चाहिए, पर फिर भी अगर वो नहीं हो रहा है तो देन 70% ऑफ हिज वेजेस। ओके। पावर टू एग्जेम्प्ट, कोर्ट के पास कह रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो या तो कंडीशनली किसी कंडीशन के को इम्पोज करके या फिर किसी कंडीशन को इम्पोज किए बिना किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को इस चैप्टर के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकता है, छुट्टी दे सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केस लॉज। सबसे पहला केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस पीडी व्यास। इस केस में इट वाज फाउंडेशनल फॉर सर्टिफिकेशन प्रोसेस. It definitively established that certifying officer and appellate authority bodies are not mere registrating bodies. मैंने आपको ऊपर भी बताया था, उनके पास पावर और ड्यूटी होती है to adjudicate upon the fairness and reasonableness of the provisions in the draft standing order. Associated Cement Company Limited versus PD Vyas. Second, जीवनलाल Limited versus Workman. इस केस में बोला गया था कि जो रिटायरमेंट का और सुपर एज और सुपर एनुएशन का टाइम होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, एंड इस वजह से इट शुड बी क्लियरली इंक्लूडेड एंड कवर्ड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना. थर्ड केस इज रोहतक हिसार डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सुप्रीम कोर्ट ने इसने बोला कि एम्प्लॉयर्स के पास अपने खुद के पावर्स नहीं है कि वो रूल फ्रेम कर दे. ठीक है, जो ऑर्डर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स में वही रूल्स आएंगे या वही मैटर्स आएंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूडेड है. एन एम्प्लॉयर कैन नॉट इंक्लूड एनी आर्बिट्री रूल नॉट रिलेटेड टू द शेड्यूल्स मैटर रिलेटेड टू द शेड्यूल मैटर्स इन द स्टैंडिंग ऑर्डर. ओके, इससे क्या होगा, इससे प्रिवेंट होगा एम्प्लॉयर्स, ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर ले. ओके, दैट वाज ऑल फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन like the video guys, like the video, there is a specific button for it. Alright, और अगर कोई डाउट है तो feel free to write it in the comment box. Thank you for watching. I'll see you until next time.